Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will continue our last understanding that we are discussing about the high and low method for the calculation of separation of fixed cost and variable cost from the mixed cost of any project or any expense. देखिए लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि देर आर फोर टाइप्स ऑफ कॉस्ट: वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और स्टेप फिक्स कॉस्ट। उसमें हमने तीसरी जो कॉस्ट डिस्कस की थी जिसमें हमने कहा था कि एक लफ्ज होता है मिक्स कॉस्ट या सेमी वेरिएबल कॉस्ट। एक ऐसी कॉस्ट जिसके अंदर दो किस्म के एलिमेंट्स पाए जाते हों, जिसे हम कह सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। अगर ये दोनों इकट्ठे पाए जाते हों तो अगर हमें इन दोनों को अलग-अलग करना पड़ जाए तो फिर किस तरह कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हम हाई एंड लो मेथड का सहारा लेते हैं। कल भी हमने हाई एंड लो मेथड के बारे में बात की थी और एक सवाल भी हल किया था। आज टेस्ट यूर अंडरस्टैंडिंग 7 जो है वो उसी सिलसिले की एक कड़ी है, उसको भी हम हल करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को मजीद स्ट्रेंथन करते हैं। तो मैं दोबारा बता देता हूँ अगेन कि मैं ACCA F2 की बुक यूज कर रहा हूँ और उसके अंदर चैप्टर नंबर 4 जो है उसका टेस्ट यूर अंडरस्टैंडिंग 7 हम सॉल्व करेंगे और अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको मजीद स्ट्रेंथन करेंगे। तो फार्मूला ये था, सबसे पहला स्टेप ये था कि हम हाईएस्ट क्वांटिटी और हाईएस्ट कॉस्ट को ढूंढते थे। तो इस सवाल के अंदर जिस तरह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि एक आउटपुट का कॉलम है और एक टोटल कॉस्ट का कॉलम है। ठीक है, तो आउटपुट के कॉलम में जो हाईएस्ट क्वांटिटी है वो 50 है और जो लोएस्ट क्वांटिटी है वो 26 है। हमने क्या करना है, हमने हाईएस्ट क्वांटिटी के मुताबिक जिस तरह ये कॉस्ट दी हुई है 7,310 रुपये और लोएस्ट क्वांटिटी के सामने कॉस्ट दी हुई है 6,566 रुपये, हमने इनको यूज करते हुए अपना क्वेश्चन को हल करना है। तो सबसे पहले जो स्टेप था वो क्या था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट क्वांटिटी एंड कॉस्ट एज वेल। तो ये पहला स्टेप हमने कर लिया। दूसरे स्टेप पे हम फार्मूला यूज करेंगे और फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमने यूज किया था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू हाईएस्ट कॉस्ट माइनस लोएस्ट कॉस्ट डिवाइडेड बाई हाईएस्ट क्वांटिटी माइनस लोएस्ट क्वांटिटी। तो जब हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हाईएस्ट कॉस्ट को देखते हैं तो वो लिखेंगे हम 7,310 रुपये और लोएस्ट कॉस्ट लिखेंगे 6,566 रुपये। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे और फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कि हाईएस्ट क्वांटिटी जो है हमारी 50 है और लोएस्ट क्वांटिटी हमारी 26 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूँ तो ये डिफरेंस आएगा 744 रुपये। कॉस्ट का डिफरेंस आएगा 744 रुपये और क्वांटिटी का डिफरेंस आएगा 24। तो हम 744 को 24 पे तकसीम करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट रेट निकल आएगा 31। ये है हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, अब हम तीसरे स्टेप में ये करेंगे कि फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे और फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करने का तरीकेकार ये है कि हम चाहे हाईएस्ट क्वांटिटी चाहे लोएस्ट क्वांटिटी की जो है ना वो किसी एक फिगर को उठा लेंगे और उसके अमाउंट के जरिए हम फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं हाईएस्ट क्वांटिटी उठाता हूँ और हाईएस्ट क्वांटिटी की कॉस्ट है 7,310 रुपये। इसके अंदर से फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीकेकार ये है कि फार्मूला लिखेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट कितनी है 7,310, उसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीकेकार क्या है कि जो हमारा आंसर आया था स्टेप 2 में 31, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 50 यूनिट्स के साथ तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 1,550। ने क्या करना है, 7,310 में से 1,550 माइनस कर देंगे तो हमारी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 5,760 रुपये। ठीक हो गया। जब ये 5,760 रुपये आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, ये हमारा फिक्स कॉस्ट का आंसर आ जाएगा। चौथे स्टेप में हम ये कैलकुलेट करेंगे, बल्कि हमें उसने चौथा स्टेप करने के बारे में कहा ही नहीं है, उसने सिर्फ यहीं पर ही सवाल खत्म कर दिया। वो कहता है कि यूजिंग द हाई एंड लो मेथड एनालाइज द टोटल कॉस्ट इनटू फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट कंपोनेंट्स। तो कहता है कि दोनों को अलग अलग कर दो तो हमारा जवाब क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी 31 पर यूनिट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 1,550 और फिक्स कॉस्ट की हो जाएगी 5,760।
जी, अब वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल और एक बड़ा बहुत ज्यादा नॉलेज वाला सवाल आपके साथ करेगा। वो कहता है कि अगर हाई एंड लो मेथड यूज करते हैं और उसमें स्टेप फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे। वैसे तो इसमें काफी सारे जो है ना वो थ्योरेटिकल वर्ड्स लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको बड़े आसान से तरीके से स्टेप फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करना सिखा देता हूँ। एक इलस्ट्रेशन का सहारा लेते हैं और जी, इलस्ट्रेशन में डाटा लिखा हुआ है, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज द फॉलोइंग टोटल कॉस्ट एंड 3 एक्टिविटी लेवल्स। एक्टिविटी लेवल क्या है, 4,000 यूनिट है, 6,000 यूनिट है और 7,500 यूनिट है। वो कहता है कि जी हर लेवल ऑफ एक्टिविटी पे हमारी कॉस्ट है 4,000 के लेवल पे हमारी कॉस्ट है 40,800, ठीक है। और 6,000 के लेवल पे हमारी कॉस्ट है 50,000 और 7,500 के लेवल पे है 54,800, ठीक है। अच्छा, फिर वो कहता है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट विद इन द एक्टिविटी रेंज। वो कहता है कि एक खास एक्टिविटी की रेंज में आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो सेम रहेगी, एंड देयर इज अ स्टेप अप ऑफ 10% इन द टोटल फिक्स कॉस्ट व्हेन द एक्टिविटी लेवल एक्सीड 5500 यूनिट। वो कहता है कि अगर 5500 यूनिट से ज्यादा हमारी प्रोडक्शन हो जाएगी तो हमारी फिक्स कॉस्ट 10% बढ़ जाएगी। यहां पर मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता जाऊं सवाल हल करने से पहले कि अगर आपकी यूनिट्स 55,000 से कम कम रहते हैं तो फिर आपकी कॉस्ट क्या होगी, 100% होगी। लेकिन जैसे ही 5500 से यूनिट क्रॉस करेंगे तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 100% के बजाय 110% हो जाएगी। जिस तरह उसने कहा कि 10% इजाफा हो जाएगा, तो 10% इजाफे का सिंपल मतलब क्या है कि हम ये अज्यूम करते हैं कि 10% इजाफे से पहले कितने परसेंट थी, वो खुद 100% थी। जैसे ही 10% इजाफा करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 110% हो जाएगी। अच्छा, वो कहता है कि व्हाट इज द टोटल कॉस्ट एट एन एक्टिविटी लेवल ऑफ 5,000 यूनिट्स। वो कहता है कि अगर 5,000 यूनिट्स हों तो फिर आपकी टोटल कॉस्ट क्या होगी। इसका मतलब क्या हुआ, पहली बात ये क्लियर कर लें कि अगर 5,000 यूनिट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के बारे में कह रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो कॉस्ट है वो 5,000 के लेवल पे कितने परसेंट होगी, 100% होगी, 100% होगी। और अगर ये कहाँ से हमें पता चला है, हमें अपने क्वेश्चन से पता चला है कि 5500 यूनिट से ज्यादा यूनिट पैदा करेंगे तो 110% होगी, अगर 5500 से कम कम यूनिट पैदा करेंगे तो फिर आपकी कॉस्ट फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी, 100% होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें वो कैलकुलेशन के बारे में भी यही कह रहा है कि 5,000 यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करके बताएं। तो 5,000 यूनिट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिहाज से हमारी कॉस्ट जो है वो कितनी है, 100% है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि स्टेप फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करने का तरीकेकार क्या है। जी, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट रेट कैलकुलेट करेंगे। और वेरिएबल कॉस्ट रेट को कैलकुलेट किस तरह करेंगे, पहले स्टेप में हमने पर यूनिट जो वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है वो हमने उस रेंज की कैलकुलेट करनी है जिस रेंज में आपकी फिक्स कॉस्ट 100% से ज्यादा है। और वो 100% से ज्यादा से क्या मुराद है, मसलन आपके पास 3 किस्म की रेंज इस सवाल में दी हुई है। एक रेंज है 4,000 यूनिट, 4,000 यूनिट जो है वो आपके 5500 यूनिट से कम है। एक रेंज दी हुई है 6,000 यूनिट, ये 6,000 यूनिट का मतलब ये है कि ये 5500 से ज्यादा है। अगर ये 5500 से ज्यादा है तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि आपकी फिक्स कॉस्ट अगर 5500 यूनिट से ज्यादा होगी तो फिर 110% होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो 6,000 यूनिट है इसके अंदर भी फिक्स कॉस्ट चार्ज हुई हुई है 110%, और 7500 के ऊपर तो वैसे ही जो है ना 110% फिक्स कॉस्ट चार्ज हुई हुई है। तो अब आपने क्या करना है सबसे पहले स्टेप में कि आपने वो दो क्वांटिटीज के लेवल ढूंढने हैं हाई एंड लो मेथड के लिहाज से, कि जिसमें एक लोएस्ट क्वांटिटी होगी एक हाईएस्ट क्वांटिटी होगी और वो अनचेंज होगी। तो अनचेंज से मुराद ये हुआ कि 4,000 यूनिट अगर पैदा करते हैं तो आपकी फिक्स कॉस्ट 100% होगी, लेकिन अगर 6,000 यूनिट पैदा करते हैं तो आपकी फिक्स कॉस्ट 110% होगी। और अगर 7,500 यूनिट पैदा करते हैं तो वहां पर भी आपकी जो है फिक्स कॉस्ट 110% होगी। तो आपने सबसे पहले स्टेप में क्या ढूंढना है कि वो दो लेवल जहां पर फिक्स कॉस्ट अनचेंज रहती है। तो अनचेंज के जो दो लेवल हैं वो है 7,500 यूनिट और 6,000 यूनिट। 6,000 यूनिट आपकी लोएस्ट क्वांटिटी है, 7,500 यूनिट आपकी हाईएस्ट क्वांटिटी है। आपने इन्हीं दो लेवल के ऊपर
जो है वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है कि हाईएस्ट कॉस्ट माइनस लोएस्ट कॉस्ट डिवाइडेड बाई हाईएस्ट क्वांटिटी माइनस लोएस्ट क्वांटिटी। जिस तरह सवाल में दिया हुआ है कि हाईएस्ट कॉस्ट जो है वो 54,800 है, लोएस्ट कॉस्ट आपकी 50,000 है, इसका डिफरेंस लेंगे और फिर 7500 और 6000 का डिफरेंस लेंगे, जो डिफरेंस आएगा उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 3.2। अब ये 3.2 क्या है, ये वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, हमने क्या करना है, अब इसी वेरिएबल कॉस्ट को यूज करते हुए किसी एक क्वांटिटी के लेवल पे जो है वो हम अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। और वो हमारी कॉस्ट क्या होगी, मसलन हमने कहा कि टोटल फिक्स कॉस्ट अबव द 5500 यूनिट, वो कहता है कि 5500 यूनिट से ऊपर जितनी भी कॉस्टें हैं जाहिर है वो 110% है। तो हम किसी एक लेवल को यूज करते हैं, जैसे सवाल में 7500 का लेवल है उसको यूज किया हुआ है, तो 7500 के लेवल पे टोटल कॉस्ट कितनी है 54,800, उसमें से माइनस करेंगे 7500 जरा 3.2, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद 54,800 में से माइनस किया तो पता चला कि 30,800 क्या है आपकी फिक्स कॉस्ट है। अच्छा, अब जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था कि ये जो 30,800 है ये फिक्स कॉस्ट है, तो ये कितने परसेंट के बराबर होगी, क्योंकि 6,000 यूनिट और 7500 यूनिट जो है ना वो इस लेवल पे आपकी फिक्स कॉस्ट 110% हो गई थी, तो ये 30,800 भी 110% के बराबर है। हमने इसको 100% पे कन्वर्ट करना है। सवाल ये पैदा होता है कि इसको 100% में कन्वर्ट क्यों करना है, तो इसलिए कन्वर्ट करना है क्योंकि उसने जो सवाल पूछा हुआ है वो 5,000 के लेवल पे, 5,000 क्वांटिटी के लेवल पे उसने फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने के बारे में कहा है, और 5,000 के लेवल पे ही वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करने के बारे में कहा है, और जब इन दोनों को जमा कर देंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा, टोटल कॉस्ट बन जाएगी। तो उसने 5,000 यूनिट की टोटल कॉस्ट पूछी हुई है। तो हम सबसे पहले अपनी जो मालूम की हुई कॉस्ट है 30,800, इस कॉस्ट को हमने 5500 के लेवल से कम लेवल पे जाकर जो है वो कैलकुलेशन करनी है। और इसके कैलकुलेशन का फार्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 110, तो आंसर आएगा आपका 28,000। ये 28,000 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो 100% के लेवल पे 28,000 है, लेकिन 110% के लेवल पे कितनी है 30,800। अब 28,000 जो कि हमारी कॉस्ट है 5500 से कम लेवल की अगर प्रोडक्शन करते हैं तो 28,000 रुपये अदा करनी पड़ेगी। तो हमने तो जो है ना वो सवाल में रिक्वायरमेंट में पढ़ा है कि 5,000 के लेवल पे टोटल कॉस्ट बताएं, तो उसका फार्मूला क्या होगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द 5,000 यूनिट्स। तो फिर क्या करेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट है हमारी 5,000 यूनिट्स, जरा 3 रुपये 20 पैसे, और फिक्स कॉस्ट कितनी है 28,000 रुपये, जब इन दोनों को जमा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 44,000, और हमारे से हमारी ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये था तरीकेकार, जब कभी भी आपके सवाल के अंदर स्टेप फिक्स कॉस्ट की बात की जाती है तो फिर हम स्टेप फिक्स कॉस्ट के मेथड के लिहाज से फिक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। और अगर आपको वो ये कह देता है कि 5,000 के लेवल पे या किसी भी लेवल पे आप अपनी जो टोटल कॉस्ट बताएं तो आप इस तरह कैलकुलेट करके बता दें। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी और मैंने इसको बड़े सहज तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी अगर आपको समझ ना आई हो तो आप जी मैं अपना के लिहाज से कोई मसला हो तो आप इसको शेयर करो। तो वाओ, अब हमें वो ये सिखाना चाह रहा है कि हाई एंड लो मेथड को यूज करते हुए अगर वेरिएबल कॉस्ट में कोई तब्दीली आ जाती है तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहली बात तो ये ज़हन में रख लें कि वेरिएबल कॉस्ट में भी स्टेप कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है। और वो स्टेप कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है कि अक्सर ऐसे होता है कि एक खास लेवल पे जाके आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो फिक्स रहती है, और जैसे ही एक खास लेवल से आगे बढ़ते हैं तो चूंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की दुनिया है, जैसे जैसे जो है वो आप ज्यादा प्रोडक्शन करते जाते हैं तो ज्यादा सेल होती है, ज्यादा सेल होती है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है तो फिर आपको बल्क बेसिस पर रॉ मटेरियल खरीदने के ऊपर डिस्काउंट मिलता है। तो जब कभी भी आप ज्यादा यूनिट खरीदते हैं तो आपको आपका जो सप्लायर है वो आपको डिस्काउंट देता है। स्टेप वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट भी कुछ इसी तरह ही है कि अगर आप एक खास लेवल से ज्यादा अगर रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो खरीदने के ऊपर जो सप्लायर है वो आपको एक इंसेंटिव देता है, और इंसेंटिव के तौर पर आपको पर यूनिट कॉस्ट के लिहाज से कुछ डिस्काउंट देता है। तो जब कभी भी इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाती है
तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम इसको, इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। और स्टेप वेरिएबल कॉस्ट के अंदर अक्सर क्या होता है कि जैसे ही एक खास लेवल से आगे बढ़ते हैं, अगर हम कोई रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं और उसकी तादाद से ज्यादा खरीदते हैं, पहले वाली तादाद से ज्यादा खरीदते हैं, तो फिर जो आपका सप्लायर है वो आपको डिस्काउंट देता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले के मुकाबले में जो नई वेरिएबल कॉस्ट होगी, अगर एक खास लेवल से बढ़ जाएंगे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज कर जाएगी। फिक्स कॉस्ट के मामले में यही कॉस्ट बढ़ जाती है और वेरिएबल कॉस्ट के मामले में यही कॉस्ट घट जाती है। तो हम इस सवाल, इस मेथड के लिहाज से भी एक सवाल करते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। मेथड तकरीबन वही होगा कि हमने ये देखना होगा कि कितने लेवल पे जाके आपकी जो है वो वेरिएबल कॉस्ट अनचेंज रहती है। जिस तरह हमने फिक्स कॉस्ट के लिहाज से ये देखा था कि फिक्स कॉस्ट एक खास लेवल से आगे जाएंगे तो फिक्स कॉस्ट बढ़ती है, लेकिन हमने वेरिएबल कॉस्ट के कॉन्सेप्ट में इसको उल्टा समझना है कि एक खास लेवल से जाके उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहती है, और एक खास लेवल से आगे जाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज कर जाएगी। और यहाँ पर हमने ये देखना है कि हमारे पास अनचेंज लेवल क्या है। अनचेंज लेवल हमारा हमेशा वो होता है जहां पर दो क्वांटिटीज के दरमियान उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट का जो रेट है वो अनचेंज रहता है। और अनचेंज का मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल 100% है और बाद में आपकी वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज करनी है, तो फिर 100% को क्या कहेंगे, अनचेंज लेवल। और अगर वो ये कहता है, जैसे इस सवाल के अंदर मैं आगे सवाल देख रहा हूँ, इस सवाल के अंदर जो वेरिएबल कॉस्ट घट रही है तो वो कितने परसेंट घट रही है, वो ये सारी चीजें पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद इस सवाल को हम हल करते हैं। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 5 है सवाल के अंदर, the high and low method which changes in the variable cost, the following information relate to the manufacture of product LL in 2008। क्वांटिटीज का लेवल दिया हुआ है 200, 300, 400। टोटल कॉस्ट का भी लेवल दिया हुआ है 7,000, 8,000 और 8600। और फिर वो कह रहा है फॉर द आउटपुट वॉल्यूम अबव 350, अगर आउटपुट लेवल 350 से बढ़ जाता है द वेरिएबल कॉस्ट फॉल्स बाय 10%। ले जी, जिस तरह मैंने कहा था वैसा ही हुआ कि अगर एक खास लेवल से प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो फिर आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 10% घट जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 350 से ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट अगर परसेंटेज वाइज देखें तो बिल्कुल बेजा नहीं होगा कि मैं उसको कहूंगा कि 100% से गिर के वो कहाँ पे आ गई है, 90% पे आ गई। ठीक हो गया। नोट दिस फॉल अप्लाइज टू ऑल यूनिट्स। तो वो कहता है कि जैसी जितनी जब भी हम 350 यूनिट से ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, हमारी जो कॉस्ट होगी वो सब पे अप्लाई होगी। अच्छा, नोट जस्ट द एक्सेस अबव 350। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 450 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एलएल इन 2009। लें जी, वो कहना चाह रहा है कि मैं अगर 450 यूनिट पैदा करूं तो फिर मेरी टोटल कॉस्ट क्या होगी। पहली बात तो ये क्लियर कर लें कि टोटल कॉस्ट का फार्मूला आपको पता है, और वो क्या फार्मूला है कि फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट अप टू द लेवल ऑफ एक्टिविटी। अगर मैं ये कहूँ आपको कि टोटल कॉस्ट का फार्मूला ये है कि फिक्स कॉस्ट जमा लेवल ऑफ एक्टिविटी कितना है आपका 450, और पर यूनिट कॉस्ट सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आंसर आएगा तो फिर वो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो अब इस सवाल में सबसे पहले जो बात आपने देखनी है कि वो कौन कौन से दो लेवल ऑफ एक्टिविटीज हैं जहां पे आपकी वेरिएबल कॉस्ट सेम रहती है। तो जरा सोचें कि 350 यूनिट से ज्यादा यूनिट अगर प्रोड्यूस करेंगे तो फिर आपकी कॉस्ट घटेगी, और कितनी घटेगी, 10% घटेगी। और इसकी परसेंटेज हमने क्या एज्यूम करनी है, 350 के लेवल तक तो 100% रहेगी, 350 से जैसे ही बढ़ेगी तो वो 90% रह जाएगी। ठीक हो गया। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि 200 के लेवल पे आपकी वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगी। क्या ख्याल है, अब आप भी सोचें इसके ऊपर। फिर मैंने कहा कि 300 के लेवल पे भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगी। क्या ख्याल है, आप भी सोचें। लेकिन अगर जैसे ही 400 यूनिट पैदा करते हैं तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 10% घट घट होके 90% रह जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि दो लेवल ऑफ एक्टिविटीज हमें चाहिए थे। हाई एंड लो मेथड के लिए ऐसे दो लेवल ऑफ एक्टिविटीज चाहिए थे, एक हाईएस्ट लेवल, एक लोएस्ट लेवल। तो मैं हाईएस्ट लेवल क्या कहूंगा, 300 यूनिट, और लोएस्ट लेवल क्या कहूंगा, 200 यूनिट। ठीक है। और ये हमने क्यों इस तरह फैसला किया है, मैं एक दफा दोबारा देख करके फिर आगे चलता हूँ कि हमें हमें दो अनचेंज लेवल चाहिए थे।
दो क्वांटिटीज के ऐसे लेवल चाहिए होते हैं जो कि अनचेंज रहें। तो 200 के लेवल पे और 300 के लेवल पे आपकी तो वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगी, इसलिए यही हमारा हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल है। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप अप्लाई करेंगे। और पहले स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 के जी हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना है। तो हाईएस्ट कॉस्ट कितनी है 8,000, लोएस्ट कॉस्ट कितनी है 7,000। अच्छा, हाईएस्ट क्वांटिटी कितनी है 300, लोएस्ट क्वांटिटी कितनी है 200। अच्छा, अब डिफरेंस ले लेते हैं, ऊपर से डिफरेंस लेंगे 8,000 माइनस 7,000 तो आंसर आएगा 1,000। नीचे से इसका क्वांटिटीज का डिफरेंस लेते हैं तो 300 माइनस 200 तो आंसर आएगा 100। अब हम 1,000 को तकसीम करते हैं 100 पे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 डॉलर। 10 डॉलर का मतलब है कि हमारी एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 10 रुपए। और फिर मैं ये भी बता दूं साथ आपको, ताकि आपको जो है ये बात याद रहे कि 200 और 300 के लेवल पे आपकी वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए है। लेकिन जैसे ही आप जो है वो दो 350 से ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, मैं आपको बताता हूँ। 10 रुपए का 10% कैलकुलेट करते हैं तो वो बनता है 1 रुपया या 1 डॉलर, ठीक है। 10 रुपए आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। जैसे ही 350 से अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो 10% घट जाएगी। तो घटने का मतलब क्या है, 10 रुपए में से 1 रुपये माइनस करें, आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी रह जाएगी 9 रुपया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 350 यूनिट से कम पैदा करेंगे तो 9 रुपये वेरिएबल कॉस्ट होगी, और अगर 350 यूनिट से ज्यादा पैदा करेंगे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट 9 रुपये हो जाएगी। अच्छा, फिर अब वो क्या पूछ रहा है कि 450 यूनिट की टोटल कॉस्ट बताएं। तो टोटल 450 यूनिट की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने से पहले हमने ये देख लेते हैं कि हमारी फिक्स कॉस्ट क्या है। चलें, फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला ये है कि 200 के लेवल पे या 300 के लेवल पे किसी एक लेवल पे आप जो है ना वो टोटल कॉस्ट पहले टोटल कॉस्ट में से जो है ना वो फिक्स कॉस्ट मालूम कर लें। मसलन मैं 300 के लेवल पे जो है ना वो बैठ के आपको फिक्स कॉस्ट बता देता हूँ। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी 300 के लेवल पे 8,000 पे। इसमें से आप इसकी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी बनेगी, 300 यूनिट ज़रब 10 रुपए, 3,000 पे वेरिएबल कॉस्ट है। 8,000 में से 3,000 माइनस करते हैं, बाकी फिक्स कॉस्ट कितनी रह जाती है 5,000। अब इस 5,000 को आपने यूज करके एक नई कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, और वो कॉस्ट किस लेवल पे कैलकुलेट करनी है, हमारे सवाल के मुताबिक 450 यूनिट की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमने यूज करनी है। चलें, तो 450 यूनिट की टोटल कॉस्ट क्या होगी, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द 450 यूनिट्स। तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट पहले से आई हुई है। फिक्स कॉस्ट कितनी होगी 5,000 जमा 450 की वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी 450 जरा 9 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4,050। फिक्स कॉस्ट कितनी आ जाएगी आपकी 9,050। तो हमें यही रिक्वायर था, यही कैलकुलेट करना था, हमने वो कैलकुलेट करके दे दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी वेरिएबल कॉस्ट के बारे में कॉन्सेप्ट आ जाए कि स्टेप वेरिएबल कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करें, तो आपने क्या करना है, आपने पहले वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। फिर आपने एक खास लेवल से ज्यादा प्रोडक्शन करने पर वेरिएबल कॉस्ट में डिस्काउंट हासिल करना है। डिस्काउंट हासिल करने के बाद आपकी वेरिएबल कॉस्ट घट जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट जब घट जाएगी तो फिर आपने क्या करना है, आपने उस कम वेरिएबल कॉस्ट के साथ एक्सपेक्टेड जो प्रोडक्शन है वो उस खास लेवल से ज्यादा प्रोडक्शन करने पर जो आपने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है कैलकुलेट करनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आ गया होगा स्टेप वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। और ये याद रखें कि क्वेश्चन, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं जो कि स्टेप वेरिएबल कॉस्ट और स्टेप फिक्स कॉस्ट, ये आमतौर पर एक बहुत टेक्निकल और बहुत जबरदस्त एक टेक्निक के तौर पर जो है ना इसको जाना जाता है। और मेरी ये अंडरस्टैंडिंग भी है और मेरी जो है ना एक्सपीरियंस भी है कि क्वेश्चन जो ये वाले क्वेश्चन है ये पेपर के अंदर टेस्ट किए जाते हैं। चलें जी, अब हमारे पास एक और सवाल है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग एट। अब हमने इस सवाल के अंदर दोनों कॉन्सेप्ट्स ट्राई करने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल करने में बहुत मजा आएगा और आपको अपना जो टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ रहा होगा, और आप ये वाले टॉपिक्स करके बहुत खुशी महसूस भी कर रहे होंगे कि आपकी एक बहुत अच्छी तैयारी का सिलसिला शुरू हो गया है और आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अच्छी तैयारी करनी शुरू कर दी है। तो चलें आए देखें टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग एट। और उसमें डाटा क्या है, द टोटल कॉस्ट इनकर्ड इन 2003 एट वेरियस आउटपुट levels in a factory have been measured as follows। तो कहता है कि एक क्वांटिटी का कॉलम है और एक टोटल कॉस्ट का कॉलम है। क्वांटिटी के कॉलम में जो है वो हाईएस्ट क्वांटिटी 50 है और लोएस्ट क्वांटिटी 26 है। हाईएस्ट क्वांटिटी के सामने देखें तो आपकी टोटल कॉस्ट दी हुई है 7,310 रुपये।
और लोएस्ट क्वांटिटी के सामने कॉस्ट ली है 6,566 रुपये। आपने इन्हीं दोनों को सिर्फ यूज करना है, दरमियान की किसी भी फिगर से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, आपने सिर्फ इन्हीं को उठाना है। अच्छा, एक छोटी सी चीज याद करवाने के लिए मैं आपसे पूछ भी लेता हूँ और आपसे डिस्कस भी कर लेता हूँ कि जब वो कहता है कि 50 यूनिट की कॉस्ट 7,310 रुपये है, तो क्या ये आप मुझे बता सकते हैं कि 7,310 में क्या क्या चीजें शामिल? वेरी गुड, जल्दी जल्दी बताएं आप। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब है। तो जवाब ये है कि 7,310 के अंदर फिक्स कॉस्ट भी शामिल है और वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल है, और 26 के अंदर भी 6,566 के अंदर फिक्स कॉस्ट भी शामिल है और वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल है। ठीक हो गया? चलें, अब हम क्वेश्चन को फर्दर पढ़ते हैं। वो कहता है कि जी व्हेन आउटपुट इज 80 यूनिट्स और मोर, वो कहता है कि अगर 80 यूनिट है प्रोडक्शन या 80 से ज्यादा प्रोडक्शन है, another factory unit must be rented and fixed cost therefore increase by 100%। तो कहता है कि अगर 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 आपने प्रोडक्शन 80 यूनिट से बढ़ा दी तो आपको एक और जो है वो गोदाम किराए पर लेना पड़ेगा और उसका किराया अदा करना पड़ेगा, और उसका किराया कितना होगा? पहले के मुकाबले में 100% बढ़ जाएगा। तो मैं अगर इसको सिंपल वर्ड में कहना चाहूँ तो पहले के मुकाबले में डबल हो जाएगा। पहले भी 100% है, और वो कह रहा है कि आखिरी लाइन पढ़ के देखें जरा, rented unit must be rented and fixed cost therefore increase by 10%। increase by का मतलब होता है कि 100% मजीद बढ़ जाएगा, इतनी अमाउंट से मजीद बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले भी 100% होगा, ठीक है, अब भी 100% बढ़ गया, तो अब कितना रेंट हो जाएगा? 200%। और 200% का मतलब क्या होता है? डबल रेंट। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब वो कहता है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज फॉर कॉस्ट टू राइज बाई 10% इन 2004। वो कहता है कि जी अगर 80 यूनिट से ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस किए तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी 10% बढ़ जाएगी। ये बात ध्यान में रखनी है आपने। अगर आपने 80 यूनिट से ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस किए तो आपकी इस दफा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। पिछले सवाल के अंदर हमने देखा था कि जी अगर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट घट जाएगी, तो इस सवाल में वो कह रहा है कि बढ़ जाएगी। होगी कोई वजह, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कि इसकी वजह क्या है, कि आने वाले अरसे में मे भी इसका इसके इन प्राइसेस के ऊपर इन्फ्लेशन का इफेक्ट हो, और इन्फ्लेशन के इफेक्ट की वजह से इनको रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा हो। तो इन्फ्लेशन के इफेक्ट की वजह से, रॉ मटेरियल महंगा मिलने की वजह से आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी। जब वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी तो आपने भी अगर 80 यूनिट से ज्यादा प्रोडक्शन की तो आपको वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा अदा करनी पड़ेगी। अब आपने दो चीजें नोट कर ली होंगी सवाल के अंदर, दो नई चीजें, कि अगर 80 यूनिट से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो फिक्स कॉस्ट डबल हो जाएगी, और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 100% के मुकाबले में 110% हो जाएगी। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है? सवाल वही है जो मैंने पहले हल करवाया है, बस आपने जो है थोड़ा सा गौर से इस सवाल को हल करना है। वो कहता है कैलकुलेट द एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स इन 2004। वो कहता है कि जी आप 100 यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करके बताएं कि 2004 में 100 यूनिट की कॉस्ट जो है वो 2004 में क्या होगी। अब जरा देखें, हम सबसे पहले तो हम अ, ऐसा लेवल ढूंढते हैं जहां पर हमारी कॉस्ट अनचेंज रहे। तो ये याद रखें कि हमने अनचेंज लेवल बताऊं क्या लेना होता है। जिस जो सवाल के अंदर आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ने या घटने के बारे में जिस लेवल पे बात कर रहा होता है ना, उस लेवल से जो है वो अनचेंज लेवल ढूंढना होता है। तो वो कहना चाह रहा है कि अगर 80 से ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो फिक्स कॉस्ट भी बढ़ेगी, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो फिर इसका मतलब कि 80 से कम यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो आपकी फिक्स कॉस्ट भी सेम रहेगी और वेरिएबल कॉस्ट भी सेम रहेगी। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी हाईएस्ट क्वांटिटी 50 है, ये भी अनचेंज लेवल है, और लोएस्ट क्वांटिटी 26 है, ये भी अनचेंज लेवल है। तो हमने इसी लेवल पर आके अपनी सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, और वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला वही है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू हाईएस्ट कॉस्ट जो कि 7,310 है, लोएस्ट कॉस्ट जो कि 6,566 है। इनको आपस में माइनस कर देंगे और डिवाइजर में क्या रखेंगे? हाईएस्ट क्वांटिटी 50 और लोएस्ट क्वांटिटी 26, इन दोनों का आपस में डिफरेंस ले लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 24। और हाईएस्ट कॉस्ट और लोएस्ट कॉस्ट का डिफरेंस आएगा 7,310 माइनस 6,566, डिफरेंस आ जाएगा 744। 744 को तकसीम कर देंगे हम 24 से, तो आंसर आ जाएगा 31। हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कितनी है? 31 है। इसी के जरिए हम पहले फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर इसी के जरिए हम वेरिएबल कॉस्ट भी मालूम कर लेते हैं। चलें जी,
मैं 50 के लेवल पे जाके आपको फिक्स कॉस्ट पहले कैलकुलेट करना सिखा देता हूँ। पहले हालांकि सीखी भी हुई है, लेकिन फिर भी हम रिपीट कर लेते हैं। फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स टोटल कॉस्ट कितनी है? 7,310। 7,310 में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें तो वेरिएबल कॉस्ट बनती है 50 यूनिट ज़रब 31 रुपए। तो ये टोटल कॉस्ट बनती है, वेरिएबल कॉस्ट बनती है 1550। आपने 7310 में से 1550 माइनस करने हैं, तो आंसर आ जाएगा 5760 रुपये। 5,760 रुपये आपकी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। अब हम इसी फिक्स कॉस्ट को जो है ना वो यूज करते हुए हम याद से और सवाल को समझते हुए ये देख रहे हैं कि हमें उसने कहा है कि मुझे 100 यूनिट की 100 यूनिट की जो है ना वो टोटल कॉस्ट बताएं। तो 100 यूनिट की टोटल कॉस्ट बताने के लिए क्या करेंगे? दोनों बातें याद रखनी है कि 80 यूनिट से अगर ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो फिक्स कॉस्ट डबल हो जाएगी, और 80 यूनिट से ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट 100% की बजाय 110% हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अगर फिक्स कॉस्ट डबल होगी तो कैसे डबल होगी। हमने क्या करना है? फिक्स कॉस्ट, न्यू फिक्स कॉस्ट का नाम लिखना है। न्यू फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू, मैं फार्मूला लिख पा रहा हूँ, न्यू फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू ओल्ड कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई 200 डिवाइड बाई 100। एक तो तरीकेकार ये है आपको नई फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने का। तो ये क्या होगा? 5760 ज़रब 200 तकसीम 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 11,520 रुपये। ठीक है, ये 11,520 रुपये आपकी डबल फिक्स कॉस्ट है। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हम ये कैलकुलेट करते हैं कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी। तो वेरिएबल कॉस्ट भी 10% बढ़ रही है। अगर हमारी वेरिएबल कॉस्ट पहले थी 31 रुपए, तो फिर क्या लिखेंगे? न्यू वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू ओल्ड वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई 110% डिवाइडेड बाई 100%। तो आंसर आ जाएगा 31 मल्टीप्लाई बाई 1.1 डिवाइडेड बाई 100%। तो ये आंसर आ जाएगा 34.10। अब आपकी न्यू वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 34.10। अब हम इन्हीं दोनों फिगर्स के जरिए अपनी न्यू टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, और वो कितने यूनिट्स की कैलकुलेट करेंगे? 100 यूनिट्स। तो लिखेंगे टोटल कॉस्ट फॉर 100 यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट कितनी लेंगे? 11,520 रुपये। और वेरिएबल कॉस्ट कितनी लेंगे? 34.1 मल्टीप्लाई बाई 100 यूनिट्स, वो हो जाएगा 3410। 3410 जमा 11,520, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 14,930 रुपये। ये है हमारा आंसर। जब कभी भी हमें स्टेप्स कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको वो भी आपको दिखा देता हूँ, आपको ये सारा समझ आ कि हमारे सवाल यूनिट है वो कैसे कैलकुलेट किया होगा। एंड लोएस्ट कॉस्ट डिवाइड बाई हाईएस्ट क्वांटिटी माइनस लोएस्ट क्वांटिटी, जिस तरह मैंने किया था वैसे ही आंसर है। 31 जो है वो आपका पता है कि अगर हम किसी एक लेवल ऑफ एक्ट कैलकुलेट करना चाहें, कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 5,760 रुपये। अब वो आपको ये सिखा रहा है कि अगर 100 के लेवल पे अगर आपने फिक्स कॉस्ट नहीं कैलकुलेट करें तो क्या करेंगे कि 11,520 रुपये। मैंने जैसे है वो न्यू वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहेंगे तो उसने डायरेक्ट सॉल्व हल कर दिया है। 31 को 1.1 से मल्टीप्लाई कर दिया है। 31 को 1.1 से मल्टीप्लाई करें या 110 से मल्टीप्लाई करें और 100 पर डिवाइड करें तो भी वही आंसर आता है। तो इस तरह आपकी जो है वो वेरिएबल कॉस्ट भी कैलकुलेट होगी, फिक्स कॉस्ट भी कैलकुलेट होगी, और जो सवाल का क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट थी कि 100 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट बताएं तो जो भी कैलकुलेट होगी, और वो कितनी है 14,000 को कर लिया है। और इसमें हमने जो है वो स्टेप फिक्स कॉस्ट और स्टेप वेरिएबल कॉस्ट के बारे में हमने बढ़ती करना सीखी है। और इसमें हमने एक बहुत जबरदस्त टेक्निक सीखी है जो कि पेपर के पढ़ाई में बहुत अहम है। इंशाल्लाह आपके पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए खास सा टॉपिक रह गया है, वो भी हम पढ़ लेते हैं कि हाई एंड लो मेथड के फायदे और नुकसान, या हाई एंड लो मेथड के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, या ये भी कह सकते हैं कि हाई एंड लो मेथड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे जो है ना वो लिमिटेशंस के वर्ड से बड़े एनॉयड रहते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा गाइड के तौर पर बता दूं कि लिमिटेशंस का मतलब डिसएडवांटेजेस ही होता है। लिमिटेशंस का मतलब डीमेरिट्स ही होता है। तो आप इसको लिमिटेशंस को जो है ना वो डीमेरिट्स के कॉन्सेप्ट के लिहाज से ही पढ़ा करें तो फिर आपको जल्दी समझ आते हैं। तो देखें, इसमें 4 किस्म के जो है ना वो बुलेट्स दिए हुए हैं जो कि जो है वो हाई एंड लो मेथड के फायदे और नुकसान की बात कर रहे हैं। वो कहता है कि फायदा तो इसका सबसे बड़ा यही है कि इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है, और इसके जरिए कॉस्ट को कैलकुलेट करना बहुत आसान है। द मेन एडवांटेज ऑफ द
हाई एंड लो मेथड इज दैट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू यूज। वो कहता है इसको कैलकुलेट करना भी आसान है, इसको समझना भी आसान है, और इसको यूज करना भी आसान है। ये तो है सबसे बड़ा फायदा। अब हम इसके एक ही फायदा है, लेकिन इसके जो है ना वो डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशन जो है ना वो चार हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये वाला टॉपिक हमारा मुकम्मल हो जाए। और मैं आपको बता दूं, आपने इस बात को गौर से सुनना है कि इस तरह के सवाल आपके जो है वो डिस्क्रिप्टिव के तौर पर जो है ना वो आ जाते हैं। 2 नंबर, 3 नंबर, हत्ता के 4 नंबर तक के भी सवाल आपके आते हैं। तो आपने ये वाला टॉपिक छोड़ना नहीं है, और अगर आप छोड़ेंगे तो फिर आप अपने साथ खुद ही नुकसान वाला सौदा करेंगे। आप ये चीज़ों को जो है ना वो अच्छी तरीके से किया करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे हों और पेपर के अंदर आपके मार्क्स भी अच्छे आए। और मैं तो ये समझता हूँ कि जो लोग ज्यादा रीडिंग करते हैं और जो लोग ज्यादा जो है ना वो अंडरस्टैंड करके थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, उन्हीं लोगों को जो है ना वो कामयाबी मिलती है। और जो लोग जो है ना वो शॉर्टकट्स अपनाते हैं, जो लोग जो है ना वो ये समझते हैं कि हम जो है वो किसी ना किसी तरीके से कोई गैस से या किसी किस्म की जो है ना वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे, जो कि जो है ना क्लास में जो है ना वो खास तौर पर डिस्कस किए जाते हैं, तो हम पास हो जाएंगे। तो पास होना जरूरी नहीं है। यहाँ पर चूंकि आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, प्रोफेशनल अकाउंटेंसी की तालीम हासिल करने जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर शॉर्टकट्स जो है ना वो ढूंढना बंद करते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे इसलिए नाकाम हो जाते हैं कि वो सारा सेमेस्टर या सारा जो है ना वो टेन्योर टर्म पूरा पढ़ते हैं, लेकिन आखिरी दिनों में जाके सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। तो प्रोफेशनल अकाउंटेंसी जो बॉडीज होती हैं, वो जितना भी सिलेबस बनाती हैं, सारे सिलेबस में से पेपर जो है वो करती हैं, और सारे सिलेबस में से पेपर को ट्राई करती हैं और बनाती हैं और कंपोज करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेते हैं, वो कहते हैं कि जी चले हम पास हो जाएंगे, लेकिन वो उस तरह पास होने के भी काबिल नहीं होते। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा जब कभी भी प्रोफेशनल अकाउंटेंसी की तालीम हासिल करें, तो उसमें आप टू जो है वो थ्योरी को पढ़ें, डिटेल से थ्योरी को पढ़ें, और उसमें ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपके एमसीक्यू जो है वो अटेम्प्ट हो जाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर मेरे स्टूडेंट जो इस वक्त मुझसे एफसीए में पढ़ रहे हैं, अगर वो थ्योरी जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ अगर वो इस तरह कर लें, तो उनका जो पेपर है, बल्कि उनके पेपर में कामयाबी के बजाय उनको मेरिट स्कॉलरशिप और कैश प्राइज के तौर पर भी जो है ना वो काफी सारी चीजों से नवाजा जाएगा। ये मेरी इंशाल्लाह ये दुआ भी है, और मेरी जो है ना ये एक्सपेक्टेशन भी है कि अगर बच्चे इस तरह करें तो वो कामयाब होंगे। चलो जी, सबसे पहला नुकसान देखते हैं, सबसे पहले लिमिटेशन देखते हैं कि हाई लो मेथड की सबसे पहले लिमिटेशन क्या है। इट रियलाइज ऑन historical cost data and assume the data can reliably predict future cost। वो कहता है कि जी सबसे बड़ा इसका जो लिमिटेशन है वो ये है कि हम पास्ट डाटा को बुनियाद बना करके हम हाई एंड लो मेथड को यूज करके फ्यूचर की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि हम हमारे पास पास्ट डाटा होता है, और पास्ट डाटा जो होता है वो किसी किसी भी हालात में गुजर करके बना होता है। या तो फिर चीजों की कीमतें बहुत ज्यादा होती हैं या बहुत कम होती हैं, ठीक है, पास्ट में दो एक्सट्रीम हो सकती हैं। और या फिर जो है वो हालात जो है वो इन्फ्लेशन के होते हैं, या हालात अनएम्प्लॉयमेंट के होते हैं। तो मुख्तलिफ हालात की वजह से जो है ना वो जो डाटा हमारा होता है उसी की बुनियाद पर हम क्या करते हैं, उसको प्रिडिक्ट करते हैं, उसकी पेशन गोई करते हैं, और फ्यूचर के लिहाज से एस्टिमेट करते हैं कि हमारी कॉस्ट क्या होगी। तो यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि पास्ट डाटे को ध्यान में रखकर हम प्रिडिक्ट करते हैं। दूसरा नुकसान या दूसरी लिमिटेशन, इट एज्यूम दैट एक्टिविटी लेवल्स आर द ओनली फैक्टर अफेक्टिंग द कॉस्ट। वो उसने सिर्फ यही एज्यूम कर लिया है कि एक्टिविटी लेवल्स ही जो है वो कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं। हालांकि और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर भी हैं जो कि जो है ना वो कॉस्ट को बढ़ने या घटने का बायस बनते हैं। जैसे डिमांड एंड सप्लाई की बुनियाद पर भी जो है ना वो कॉस्ट कम या ज्यादा होती है, ठीक है। इन्फ्लेशन की बुनियाद पर भी कम या ज्यादा होती है। उसकी यूटिलाइजेशन के ऊपर भी जो है ना वो डिपेंड करता है कि कॉस्ट बढ़ेगी या घटेगी। तो ये तो सिर्फ क्वांटिटीज की बुनियाद पर तो ऐसे नहीं होता। तो इस मेथड में तो सिर्फ क्वांटिटीज की बुनियाद पर ही जो है ना वो कॉस्ट को प्रिडिक्ट करना सिखाया गया है। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। तीसरी एबिलिटी ये कहती है इट यूजेस ओनली टू वैल्यूज। बहुत जबरदस्त उसने लिमिटेशन डिस्कस की है। तो कहते हैं कि सिर्फ वो हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल को ही यूज करते हुए वो सारी की सारी कैलकुलेशन करता है, और बाकी सारी की सारी जो ना जो फिगर्स हैं, क्वांटिटीज हैं, उसको इग्नोर कर देता है। तो ये भी बहुत बड़ी लिमिटेशन है, जिसकी वजह से वो ये कह सकता है कि दरमियान वाली जितनी भी चीजें हैं उसको इग्नोर करने से क्या पता रिजल्ट्स में भी डिफरेंट होते, लेकिन वो हाईएस्ट और लोएस्ट क्वांटिटीज को यूज करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बाकियों को इग्नोर कर दिया जाता है। और आखिरी बुलेट वो कहता है
कि बल्क डिस्काउंट में अवेलेबल फॉर द परचेज रिसोर्सेज इन लार्ज क्वांटिटीज। तो कहता है कि डिस्काउंट तो इसी बुनियाद पर मिलता है ना कि अगर लार्ज क्वांटिटीज खरीदें, और अगर हम लार्ज क्वांटिटीज नहीं खरीदना चाहते तो फिर हमें डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो हाई एंड लो मेथड है वो स्टेप फिक्स कॉस्ट और स्टेप वेरिएबल कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इसी की बुनियाद पर डेवलप कर रहा है कि अगर हाईएस्ट क्वांटिटी खरीदेंगे तो ही डिस्काउंट मिलेगा, और अगर हाईएस्ट क्वांटिटी नहीं खरीदेंगे तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। जिसकी वजह से क्या होगा कि जो लोएस्ट क्वांटिटीज वाले जो सप्लायर हैं उनको भी फायदा नहीं होगा, और जो लोएस्ट क्वांटिटी वाले जो परचेजर हैं उनको भी फायदा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मेथड के अंदर जो है ना वो ऐसे ड्रॉबैक्स हैं जो कि जो है ना वो ये बता सकते हैं कि ये मेथड को इतना ज्यादा ऑथेंटिकेटेड मेथड नहीं है जो कि जो है ना वो हमारी कॉस्ट को, फ्यूचर की कॉस्ट को प्रिडिक्ट कर सके। ये थे 4 बुलेट्स जो कि जो है वो लिमिटेशंस की थी, और एक बुलेट जो है वो इसके मेरिट्स की थी, फायदों की थी। ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गई होगी और आपने जो है ना इसको प्रूव भी कर लिया होगा, याद भी कर लिया होगा, और अपने पेपरों तक इसको याद भी रखेंगे। और मेरी ख्वाहिश ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ पेपरों तक याद न रखें, बल्कि अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करें। और जब आप एक क्वालिफाइड अकाउंटेंट बन जाएं और आप किसी भी बॉडी के सामने जो है ना इंटरव्यू के लिए जाएं, तो आप अपने बोलने के स्टाइल से, अपने नॉलेज से और अपनी शख्सियत से लोगों को इम्प्रेस करें कि मेरे पास जो नॉलेज है वो मैंने एक बहुत अच्छे इदारे जो कि मैंने ICMA पाकिस्तान से हासिल किया है, और मैं अपने आप को साबित करूंगा कि मैंने एक अच्छे इदारे से और एक क्वालिटी एजुकेशन हासिल करके आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों पर अमल करेंगे और ICMA अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। चलें, आज इतना ही काफी है। कल हम एक नए टॉपिक के साथ और नए जज्बे के साथ और एक नए बलबले के साथ जो है वो टॉपिक के साथ आएंगे। आज का टॉपिक जो है वो अच्छी तरीके से दोबारा भी करेंगे, और अच्छे तरीके से जो है वो एग्जाम के लिए अपनी प्रेपरेशन भी करेंगे। चलें जी, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं कल।